हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजन कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग अभी क्लास 11th का ह्यूमन फिजियोलॉजी से ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टार्ट किए थे। हम लोगों ने हमारे पहले वीडियो में देखा कि अलग अलग एनिमल्स में कौन कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट है जो कि एज अ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर वहां पे काम कर रहा है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए, जब भी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का बात होता है तो दो चीज हम लोग को देखना है। एक तो रेस्पिरेटरी पैसेजेस, मींस पैसेज बोलने का मतलब है रास्ता। मतलब जब हम लोग एयर को इनहेल करते हैं तो जो इनहेल्ड एयर है वो कौन कौन से स्ट्रक्चर से होकर गुजरता है और फाइनली हमारा जो रेस्पिरेटरी सरफेस है दैट इज एल्वियोलाई उसके पास पहुंचता है। तो ये रेस्पिरेटरी पैसेजेस है। और जो हमारा कंप्लीटली जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है जिसको हम लोग लंग्स बोलते हैं वो देखेंगे। तो यानी कि जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है इट कंप्राइजेज ऑफ, और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेजेस एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन दैट इज लंग्स। चलिए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए, जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है यहां पे दो चीज आ जाएगा। एक तो सबसे पहला चीज रेस्पिरेटरी पैसेजेस, और दूसरा चीज है जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है हमारा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन दैट इज लंग्स। तो आज हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर हम जब भी रेस्पिरेटरी पैसेजेस का बात करते हैं तो हम लोगों को पता है रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन हम लोगों ने देखा कि जो हम फूड का इंटेक किए वो जाता है हमारे टिश्यूज के पास, हमारे बॉडी के सेल्स के पास। और कौन ले जाता है? तो ब्लड। ठीक है ना, हम लोग जो भी खा रहे हैं वो ब्लड में जा रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं, वो एब्जॉर्ब करता है, ब्लड में जाता है और ब्लड से वो टिश्यूज में चला जाता है। उसके बाद हम लोग देखें कि जब हम ऑक्सीजन को इनहेल किए है ना, ये जो इनहेल्ड ऑक्सीजन है ये चला जाता है सबसे पहले तो एल्वियोलाई के पास। ये एल्वियोलाई क्या है हम लोग देखेंगे। एल्वियोलाई से ये चला जाता है ब्लड कैपिलरीज के अंदर, और ब्लड कैपिलरीज के अंदर कौन फ्लो कर रहा है? ब्लड फ्लो कर रहा है, और ये ब्लड इस ऑक्सीजन को ले जाता है टिश्यूज के पास। अब देखिए, जो मेरा बॉडी का सेल है या टिश्यूज है वहां पर पहुंच गया है फूड और ऑक्सीजन। अब इस फूड का ब्रेकडाउन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ दिस ऑक्सीजन, और हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस एनर्जी। और हमारा बॉडी इसी एनर्जी का यूटिलाइजेशन करेगा अपने एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो ये हम लोग रेस्पिरेशन अपने लास्ट वीडियो में खत्म कर लिए थे। चलिए देखते हैं रेस्पिरेटरी पैसेज। ये थोड़ा सा रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्शन था, बस याद दिलाने के लिए कि रेस्पिरेशन होता क्या है। अब देखो, अगर हम लोग रेस्पिरेटरी पैसेज का बात करें तो सबसे पहले हम लोगों के पास क्या प्रेजेंट है? नॉस्ट्रिल्स। ये जो हमारे नोज का दो होल है इसको नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं, होल ऑफ द नोज, या इसी को आप एक्सटर्नल नेयर्स भी बोल सकते हैं, एक्सटर्नल नेयर्स। ठीक है, यहां पे हम लोग डायग्राम बनाते हैं, साथ साथ में बनाते चलेंगे। देखिए, अगर हम लोग बात करें तो ये जो आपको नोज दिख रहा है यहीं पे दो होल्स प्रेजेंट रहता है जिसको हम लोग नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम इस रेस्पिरेटरी पैसेज को पढ़ रहे हैं। मतलब जब हम एयर को इनहेल किए तो वो जो इनहेल्ड एयर है वो किस किस स्ट्रक्चर को पार करके रेस्पिरेटरी सरफेस के पास पहुंचता है, यानी कि एल्वियोलाई के पास पहुंचता है। सबसे पहले ये नॉस्ट्रिल्स है, इसको एक्सटर्नल नेयर्स भी बोलते हैं। देखिए, जब एयर इस नॉस्ट्रिल्स में एंटर करता है तो ये फिर पहुंचता है नेजल चैम्बर में। ये क्या बना रहे हैं? नेजल चैम्बर या नेजल कैविटी। नेजल कैविटी। अगर हम इस नेजल कैविटी का बात करें, दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो गया? नेजल कैविटी। ये जो नेजल कैविटी है या नेजल चैम्बर है
तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं। कौन कौन से टिश्यूज होते हैं? सबसे पहले तो देखो ये जो इनर लाइनिंग है नजल चैम्बर का, इसको यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट रहता है, इसीलिए इसको हम लोग रेस्पिरेटरी एपिथेलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी एपिथेलियम। अब कौन सा एपिथेलियम है वहां पे, तो देखेंगे स्यूडो सिलिएटेड कॉलमनर, नॉन सिलिएटेड ब्रश बॉर्डर कॉलमनर क्यूबॉइडल। ये सब हम लोग पढ़ते हैं जो चैप्टर है एनिमल टिश्यूज, दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में एपिथेलियल टिश्यू है ना, ये जितना टाइप्स है सब एपिथेलियल टिश्यू का टाइप्स होता है। ये हम लोग पहले एनिमल टिश्यूज में पढ़ते हैं। 4 प्रकार का होता है, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सिलिएटेड, है ना। ये सब क्या है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है। तो ये मेरा जो रेस्पिरेटरी पैसेज है दैट इज नेजल कैविटी, वहां पे ये वाला टिश्यूज प्रेजेंट है। यहाँ पे गॉबलेट सेल भी प्रेजेंट होता है। ये गॉबलेट सेल क्या करता है, तो गॉबलेट सेल म्यूकस का प्रोडक्शन करता है। गॉबलेट सेल का काम होता है म्यूकस प्रोड्यूस करना। यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट रहते हैं। देखो ये सब क्या कर रहा है हमारे नेजल कैविटी में, तो ये जो मेरा नेजल कैविटी का सरफेस है उसको स्टिकी बनाता है ना, चिपचिपा बनाता है, ताकि जो भी हम एयर को इनहेल कर रहे हैं उसमें जो डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है वो यहाँ पे ट्रैप हो जाए। ठीक है। जनरली ये जो म्यूकस है ना, ये 3 काम करता है। पहला काम क्या करता है, तो जो मेरा इनहेल्ड एयर है उसमें जो डस्ट प्रेजेंट है उसको ट्रैप कर लेता है। क्या करता है ये? ट्रैपिंग द डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन इनहेल्ड एयर। दूसरा काम ये क्या करता है, तो यहां पे जो मॉइस्चर प्रेजेंट है ये मॉइस्चर एयर को ह्यूमिड बना देता है। ठीक है। मॉइस्चर ऑफ रेस्पिरेटरी एपिथेलियम मेक्स द इनकमिंग एयर ह्यूमिड। और तीसरा काम है, ये जो टेम्परेचर है इनकमिंग एयर का उनको अप टू द बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है, मींस इंटरनल टेम्परेचर और एक्सटर्नल टेम्परेचर को। इनकमिंग एयर टेम्परेचर अप टू द बॉडी टेम्परेचर। यहां पे मेक्स इनकमिंग एयर टेम्परेचर अप टू द बॉडी टेम्परेचर। ये 3 काम है म्यूकस का। कौन कौन सा टिश्यूज यहां प्रेजेंट है नेजल कैविटी के अंदर वो देख लेंगे। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर, नॉन सिलिएटेड ब्रश बॉर्डर कॉलमनर क्यूबॉइडल, गॉबलेट सेल जो म्यूकस प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग गॉबलेट सेल बोलते हैं, और ग्लैंड्स प्रेजेंट है। ग्लैंड से मतलब कुछ सिक्रेशंस होगा उसका, और ये नेजल कैविटी को स्टिकनेस प्रोवाइड करेगा ताकि जो भी डस्ट पार्टिकल्स है वो ट्रैप हो जाए। यहाँ पे जो मॉइस्चर है वो इनकमिंग एयर को ह्यूमिड बना देता है। तो ये आपका है नेजल कैविटी। अब देखो नेजल कैविटी के बाद ये जो नेजल कैविटी का ओपनिंग्स है यहाँ पे, ठीक है, नेजल कैविटी का जो ओपनिंग्स है इसका नाम है इंटरनल नेयर्स। क्या नाम है इसका? इंटरनल नेयर्स। यहां हम लोग बोल सकते हैं इट इज द पोस्टीरियर ओपनिंग ऑफ नेजल कैविटी, है ना। ये एंटीरियर हो गया, ये पोस्टीरियर हो गया। पोस्टीरियर ओपनिंग ऑफ नेजल कैविटी इज कॉल्ड इंटरनल नेयर्स। और ये जहां पे ओपन होता है ना, ये जहां पे ओपन होता है उस जगह का नाम है, देखो यहाँ पे जो मुंह से आ रहा होगा दिस इज अ बकल कैविटी, है ना। ये जो ओरल कैविटी जो मेरा माउथ का होगा ये भी खुलेगा यहाँ पे। वैसे ये तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, फिर भी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं ओरल कैविटी। ठीक है। अब देखो ये जो नेजल कैविटी है और ओरल कैविटी है ये दोनों एक ही जगह पे ओपन होता है जिसको हम लोग फेरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। अब देखो यहाँ पे अलग अलग रीजन है।
जहां पे ये इंटरनल लेयर्स है जो कि नेजल कैविटी का पोस्टीरियर ओपनिंग है, ये जहां पे ओपन हो रहा है इस जगह का नाम है नेजोफेरिंग्स। इस जगह का नाम है नेजोफेरिंग्स। उसके बाद ये जो बकल कैविटी या ओरल कैविटी है इसका नाम है ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स, ठीक है ना। ये कॉमन पैसेज होता है एयर और फूड का, जो हम लोग सांस ले रहे हैं और जो हम लोग खाना खा रहे हैं वो दोनों ये फेरिंग्स से होकर गुजरता है। बस इसका नाम इसलिए रखा गया, ये नेजल कैविटी का ओपनिंग है तो नेजोफेरिंग्स, ये ओरल कैविटी का ओपनिंग है तो ओरोफेरिंग्स, और यहां पे नीचे एक और जगह है जिसका नाम है लैरिंगोफेरिंग्स। लैरिंगोफेरिंग्स। तो ये जो फेरिंग्स है ना उसका ये सब डिवीजन हो गया, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। अब देखो लैरिंगोफेरिंग्स के पास है ना, ये जो मेरा रेस्पिरेटरी ट्रैक है या पैसेज है ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, ऐसे करके। आप लोग देखेंगे अपना नेक में यहां टच करके, तो यहां पे आप लोग कुछ टच करेंगे तो फील होगा। ये जो फील हो रहा है ये तो कार्टिलेज है, हम बताएंगे वो क्या है। अभी देखो ये जो लैरिंगोफेरिंग्स के बाद ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है। एक मेरा बन जाता है ओएसोफेगस जिसको फूड पाइप बोलते हैं, ये तो पार्ट हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम का। लेकिन जो मेरा आगे वाला ओपनिंग है जो आप यहां पे टच कर पा रहे हैं, ठीक है, ये वाला पोर्शन, इसका नाम है ट्रैकिया। क्या नाम है इसका? ट्रैकिया, या इसी को हम लोग विंड पाइप बोलते हैं। ट्रैकिया, या इसी को हम लोग विंड पाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विंड पाइप, ठीक है। तो इसको थोड़ा मिटा देते हैं। तो आप लोग यहां पे देखेंगे नेजल कैविटी के बाद कौन आ गया? नेजोफेरिंग्स आ गया। नेजोफेरिंग्स आ गया है, ठीक है। नेजोफेरिंग्स के बाद ये पूरा फेरिंग्स का डिवीजन है ना, नाक का ओपनिंग के पास नेजोफेरिंग्स, मुंह के ओपनिंग के पास ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। यहां पे लैरिंग्स प्रेजेंट है। देखिए ये जो मेरा ट्रैकिया है ना, यहां पे एक बॉक्स प्रेजेंट है, ठीक है, इसका नाम है लैरिंग्स। ये जो बॉक्स है इसका नाम है लैरिंग्स। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लैरिंग्स। और ये मेनली कार्टिलेजिनस टिश्यूज का बना हुआ है। ये जो लैरिंग्स है इसको हम लोग साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स बोलते हैं। साउंड बॉक्स, या इसी को हम लोग वॉइस बॉक्स बोलते हैं। देखो ये जो मेरा लैरिंग्स है ना, यहां पे प्रेजेंट होता है वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड, ये क्या है? वोकल कॉर्ड, तो ये एक स्ट्रिंग जैसा स्ट्रक्चर है। जब भी हम लोग सांस को छोड़ते हैं यानी कि एक्सपायरेशन करते हैं तो इस वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन होता है जिससे साउंड का प्रोडक्शन होता है। आप लोग देखेंगे हम लोग जब सांस को ले रहे होते हैं यानी कि इनहेल कर रहे होते हैं तब हम लोग का आवाज नहीं निकलेगा, लेकिन जब हम लोग सांस को छोड़ते हैं यानी कि एक्सपायरेशन करते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं, तब इस वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन होता है जिससे साउंड का प्रोडक्शन होता है। दैट्स व्हाई दिस लैरिंग्स इज आल्सो कॉल्ड साउंड बॉक्स और वॉइस बॉक्स। अब देखो ये जो लैरिंग्स का ओपनिंग है, दिस ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स, इसका नाम है ग्लॉटिस, ठीक है। ये जो ओपनिंग्स है लैरिंग्स का इसका नाम होता है ग्लॉटिस। और इसी ग्लॉटिस के ऊपर प्रेजेंट है एक कार्टिलिजिनस फ्लैप मस्कुलर स्ट्रक्चर। कार्टिलिजिनस फ्लैप है ना, ये कार्टिलिजिनस फ्लैप जो है ये ग्लॉटिस को ढक के रखा है। क्या करके रखा है? ग्लॉटिस का मतलब बोल सकते हैं ये जो ग्लॉटिस ओपनिंग है ना, ये एपिग्लॉटिस क्या है? उसका ढक्कन है। दिस इज एपिग्लॉटिस। ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है एपिग्लॉटिस, मतलब कि ये क्यों है ना, जब भी हम लोग खाना खा रहे हैं तो जो मेरा खाना है फूड पार्टिकल्स है वो विंड पाइप में ना चला जाए, इसीलिए ये इसको कवर करके रखता है, ठीक है। ये जो ग्लॉटिस है इट इज द ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स, और इस ग्लॉटिस के ऊपर जो ढक्कन है उसका नाम है एपिग्लॉटिस। हम लोग जब भी खाना खा रहे होते हैं तो वो जो मेरा फूड है वो विंड पाइप में ना चला जाए, इसीलिए ये जो कार्टिलिजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है ये इस ग्लॉटिस को ढक के रखता है ताकि जो फूड है वो विंड पाइप में ना चला जाए, ठीक है। तो ये मेरा एपिग्लॉटिस है। अब उसके बाद ये जो ट्रैकिया है ये फर्दर आगे बढ़ता है। अब देखो ये जो ट्रैकिया है ना, इट इज कवर्ड बाय, और या बोल सकते हैं इसके ऊपर एक कार्टिलिजिनस टिश्यूज है, इनकम्प्लीट कार्टिलिजिनस सी शेप्ड स्ट्रक्चर है। क्या है ये? अभी लिखते हैं। ये जो बना रहे दिस इज अ इनकम्प्लीट रिंग ऑफ कार्टिलिजिनस सी शेप्ड
स्ट्रक्चर मेनली ये जो हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है, हाइलिन कार्टिलेज, ये जो सी शेप्ड स्ट्रक्चर है जो ट्रैकिया को या विंड पाइप को घेरे हुए है, मतलब ये कार्टिलेज सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या करता है देखो, मान लो कि जब भी हम लोग एक्सपायरेशन किए, मतलब को एयर को बाहर निकाले, सांस को छोड़े, तो ये जो मेरा ट्रैकिया है ना वो पिचक सकता है। तो ये जब पिचक जाएगा ना, तो फिर जब हम लोग सांस लेंगे तो सांस जब हवा अंदर जाएगा तो इसको खोलने में ज्यादा वर्क लगेगा, ज्यादा एनर्जी लगेगा। तो हम लोग क्या, ये जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है ना, ये क्या किया ना, ये कार्टिलेज से, जो ये सी शेप्ड कार्टिलेज है, ये क्या होता है ना, इस पाइप को पिचकने नहीं देता है। एक्सपायरेशन के समय जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो जो मेरा ये ट्रैकिया है विंड पाइप, मान लो ये पाइप है, इसमें से अगर हवा निकला तो ये पिचक सकता है ना, तो ये पिचकने नहीं देता है। कौन पिचकने नहीं देता है? दिस हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज से बना हुआ ये जो इनकम्प्लीट सी शेप्ड रिंग कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर है, ये एक्सपायरेशन के समय इसको पिचकने नहीं देता है, ताकि फिर जब हम लोग सांस ले, इनहेलेशन करें, तो जो मेरा एयर है वो आराम से रेस्पिरेटरी ट्रैक को पार करके एल्वियोलाई के पास पहुंच जाए, जिससे गैसियस एक्सचेंज इजिली हो सके। तो यही काम होता है इस सी शेप्ड स्ट्रक्चर का, जो कि हाइलिन कार्टिलेज का बना हुआ है। तो ये सारा स्ट्रक्चर जो रेस्पिरेटरी पैसेज है उसके अंदर आता है। देखो इसके बाद और भी चीज प्रेजेंट है, लाइक ट्रैकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकाई आएगा, सेकेंडरी ब्रोंकाई आएगा, टर्सरी ब्रोंकाई आएगा। तो ये सब हम दूसरे डायग्राम में देखेंगे। ये अभी आपको क्या दिख रहा है, जो मेरा नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी सबसे पहले कहां से स्टार्ट हुआ था? नॉस्ट्रिल्स से। नॉस्ट्रिल क्या है? ये जो बाहर दो छेद दिख रहा है, दिस इज नॉस्ट्रिल, एक्सटर्नल लेयर्स भी बोलते हैं। उसके बाद नेजल कैविटी आ गया, ये भी पेयर में प्रेजेंट रहेगा। नेजल कैविटी को ओपनिंग को इंटरनल लेयर्स बोल दिए। ये फेरिंग्स के जिस भाग में खुल रहा है उसका नाम है नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, और ये मेरा लैरिंगोफेरिंग्स। फिर आप लोग देखें कि ये जो ट्रैकिया स्टार्ट हुआ, इसके ऊपर प्रेजेंट है लैरिंग्स। ये लैरिंग्स क्या है? साउंड बॉक्स है, साउंड प्रोडक्शन करता है। उसके ओपनिंग को हम लोग, लैरिंग्स के ओपनिंग को हम लोग ग्लॉटिस कहते हैं, और ग्लॉटिस के ऊपर कवर लगा हुआ है जिसका नाम है एपिग्लॉटिस। ये जब हम लोग खाना को निगलते हैं, यानी कि ड्यूरिंग स्वेलोइंग, ये इस विंड पाइप को बंद करके रखता है, ताकि जो फूड है वो विंड पाइप में ना चला जाए। फूड को कहां जाना चाहिए? इस ओएसोफेगस में फूड पाइप में जाना चाहिए। ठीक है, तो एपिग्लॉटिस यही प्रिवेंट करता है, ढक्कन है वो, विंड पाइप को बंद करके रखता है। फिर हम लोग देखें ट्रैकिया आ गया। अब देखो इसके बाद हम लोग इससे आगे का स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, देखो अगर आप लोग अपना मुंह को खोल के देखें ना, तो यहाँ पे ये जो मेरा ओरल कैविटी है, यहाँ पे भी एक मसल्स लटकता हुआ दिखता है। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे भी एक मसल्स लटकता हुआ दिखता है। अब आईना में अपना मुंह को खोल के देखिए पूरा, यहाँ पे एक मसल्स लटक रहा होगा। इस मसल्स का जो नाम रहता है ना, इसका नाम वूला कहलाता है। स्पेलिंग ये होता है, यू साइलेंट है, वूला हम लोग बोलते हैं। ये क्या करता है ना, देखो जब भी हम लोग कुछ भी खाना या पानी कुछ भी खाए या पिए, तो ये ऐसे जाके इस ये जो इंटरनल लेयर्स है ना, जो पोस्टीरियर ओपनिंग है नेजल कैविटी का, उसको बंद कर देता है, ताकि हम लोग का खाना वापस इधर से ऐसे जाके वापस नाक में ना चला जाए। आप लोग देखेंगे कभी कभी जल्दी जल्दी में क्या होता है, हम लोग पानी पीते हैं, नाक से पानी आना लगता है। तो ये क्या होता है ना, जो हम लोग मुंह से पानी पिए वो ऐसे करके इधर, यहाँ नाक से इधर बाहर आ जाता है। तो ये उवुला यहाँ पे प्रेजेंट है। ये भी एक पेंडुलम का जैसा मसल्स है जो लटक रहा है, ये नेजल इंटरनल लेयर्स को बंद कर देता है। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम लोग ट्रैकिया तक पहुंचे थे। सबसे पहले तो देखो क्या है, थोड़ा सा देखो, ये मेरा एपिग्लॉटिस हो गया, नीचे लैरिंग्स होगा, फिर ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया में प्रेजेंट है इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग, जो कि हाइलिन कार्टिलेज का बना हुआ है। अब देखो यहां से दो ब्रांचेस में ये डिवाइड होता है। जो मेरा ट्रैकिया है, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है T5। देखो इस T5 का मतलब है, देखो अगर हम आपको अपने बैक का स्ट्रक्चर, जो वर्टेब्रल कॉलम है ना, देखो जैसे मान लो ये कोई आदमी है,
ठीक है। आप देखेंगे इसका यहां से ना सीरीज ऑफ बोन्स निकलता है, ठीक है। इसको हम लोग वर्टेब्रल कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेब्रल कॉलम, या इसी को हम लोग बैक बोन बोलते हैं। वर्टेब्रल कॉलम या बैक बोन। फाइनली इसको हम लोग ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं। देखो जो हमारे नेक का पीछे वाला है इसको हम लोग सर्वाइकल बोलते हैं, और इसके नीचे वाले को हम लोग थोरेसिस बोलते हैं। ये जो थोरेसिस, देखो पूरा नाम होता है ये पूरा क्या है? वर्टेब्रल कॉलम। एक बोन को वर्टेब्रे, पूरे को वर्टेब्रल कॉलम, और इसको हम लोग सर्वाइकल वर्टेब्रे, थोरेसिस वर्टेब्रे, है ना। उसके बाद लुम्बार आता है, सैक्रल आता है, कोकाइजियल आता है। तो देखो जो थोरेसिस वर्टेब्रे है ना, इसका नंबर होता है टोटल 12। ये जो थोरेसिस वर्टेब्रे है जो कि सर्वाइकल के बाद प्रेजेंट है, इसका नंबर होता है टोटल 12। अब ये बोल रहा है T5 लेवल पे, यानी कि जो थोरेसिस 5 है, टोटल नंबर कितना है? 12। अब ये जो थोरेसिस 5 है ना, इस 5 नंबर पे ये, यानी कि ये थोरेसिस 5 वर्टेब्रल कॉलम नंबर पे ये ब्रांचेस में डिवाइड होता है। मान लो लोग ऐसा कर सकते हैं, मान लो ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, ये T5 है। तो T5 पे ये हम लोग को ब्रांचेस दिखा। ये वर्टेब्रल कॉलम है ना, पीछे जो हमारा बैकबोन है उसको हम लोग वर्टेब्रल कॉलम बोलते हैं। ऊपर सर्वाइकल वर्टेब्रे होता है, फिर थोरेसिस होता है, फिर लुम्बार होता है, फिर सैक्रल होता है, फिर कोकाइजियल होता है जो टेल बोन है, ठीक है। तो ये जो थोरेसिस वर्टेब्रे है ना, यानी T5 लेवल पे ये जो मेरा ट्रैकिया है वो डिवाइड करता है। देखो ये डिवाइड किया, यहां पे भी ये जो कार्टिलेजिनस सी शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा। ये जो डिवीजन हुआ ना, इसका नाम है प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। ये क्या है? ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकाई। देखो हम अभी तक लिख देते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल के बाद नेजल कैविटी, नॉस्ट्रिल के बाद नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के बाद इंटरनल नेयर्स, इंटरनल नेयर्स, इंटरनल नेयर्स के बाद नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स के बाद चलो ग्लॉटिस को ले लेते हैं। दिस इज द ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स। ग्लॉटिस के बाद मान लो ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद आ गया है प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई जो आप लोग यहां पे देख रहे हैं, ये क्या है? प्राइमरी ब्रोंकाई है, ठीक है। अब देखो ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई है ना, ये फर्दर डिवाइड किया है। प्राइमरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड किया है, और यहां पे भी इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट है, ठीक है। इसका फंक्शन बता दिया आपको, ये क्या कर रहा है, क्यों प्रेजेंट है? पिचकने नहीं दे रहा है। जो ये ट्यूब है मेरा, इसको पिचकने नहीं दे रहा है। तो ये मेरा प्राइमरी ब्रोंकाई था, ये मेरा बन गया है सेकेंडरी ब्रोंकाई। दिस इज अ सेकेंडरी ब्रोंकाई। अब देखो सेकेंडरी ब्रोंकाई के बाद फिर से ये सब डिवाइड किया है। यहां पे भी ये इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट है। इसका नाम है टर्शियरी ब्रोंकाई। क्या नाम है इसका? टर्शियरी ब्रोंकाई, ठीक है। अब देखो ये जो टर्शियरी ब्रोंकाई के बाद ये फर्दर डिवाइड किया है और भी छोटे छोटे ट्यूब्स में। टर्शियरी ब्रोंकाई के बाद ये और भी डिवाइड किया है छोटे छोटे ट्यूब में। इसका नाम है इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। क्या नाम है इसका? इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। इसके बाद इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में भी ये कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट है, ठीक है। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में भी ये इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट है। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स के बाद आया है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ये और भी पतला हो जाएगा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। आप लोग याद रखेंगे ये जो कार्टिलेजिनस सी शेप्ड स्ट्रक्चर है वो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में नहीं होगा। कहां तक होता है? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ये कहां तक प्रेजेंट होता है? तो ये तो ट्रैकिया में है, प्राइमरी ब्रोंकाई में है, सेकेंडरी ब्रोंकाई में है, टर्शियरी ब्रोंकाई में है, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक है।
ये सी शेप्ड स्ट्रक्चर जो कि हाइलिन कार्टिलेज का बना हुआ है, जो कि मेरे ट्रैकिया को पिचकने नहीं दे रहा है ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन के बाद ये ट्रैकिया को पिचकने नहीं दे, फुला के रख रहा है ताकि जब हम लोग सांस ले तो एयर आराम से एंटर करके एल्वियोलाई के पास पहुंच जाए। अब इस टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में प्रेजेंट है बैलून लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, बैलून लाइक वेरी थिन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जिसका नाम होता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई। अब देखो इसी को आप ऐसे कर सकते हैं, ये मेरा बन गया लेफ्ट लंग, ये मेरा बन गया राइट लंग्स। तो ये मतलब एक साइड आप लोगों को दिखा रहे हैं प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम सिंगल एक लंग्स बनाकर दिखाते हैं। ये जो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस सी सेप स्ट्रक्चर है कहां तक प्रेजेंट रहेगा, तो ये तो सबसे पहले आपके ट्रैकिया में रहेगा। ट्रैकिया में, ट्रैकिया के बाद इस प्राइमरी ब्रोंकाई में, प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद इस सेकेंडरी ब्रोंकाई में भी रहेगा। सेकेंडरी ब्रोंकाई के बाद इस टर्शियरी ब्रोंकाई में भी रहेगा। टर्शियरी ब्रोंकाई के बाद ये जो मेरा टर्मिनल इनिशियल ब्रोंक्यूल्स है उसमें भी रहेगा, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में। और ये जो मेरा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है यहां पे ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस सी शेप्ड स्ट्रक्चर दैट इज मेड अप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, वो नहीं रहेगा। कहां नहीं रहेगा? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होता है लंग्स का, रेस्पिरेटरी पैसेजेस प्लस रेस्पिरेटरी ऑर्गन। हम लोग अभी तक क्या देखे कि जो एयर का पैसेजेस है वो कहां कहां से एयर होकर गुजर रहा है वो देख लेते हैं। देखो सबसे पहले जो एयर था वो हमारे नॉस्ट्रिल्स में एंटर किया, नॉस्ट्रिल्स के बाद वो गया नेजल चैम्बर में, नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी के बाद वो गया इंटरनल नेयर्स में, इंटरनल नेयर्स के बाद वो गया नेजोफेरिंग्स में, नेजोफेरिंग्स के बाद वो गया ग्लॉटिस में, ये लेरिंग्स का ओपनिंग है। ग्लॉटिस के बाद वो चला गया ट्रैकिया में, ट्रैकिया के बाद वो चला गया प्राइमरी ब्रोंकाई में,
प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद वो चला गया सेकेंडरी ब्रोंकाई में, सेकेंडरी ब्रोंकाई के बाद वो चला गया टर्शियरी ब्रोंकाई में, टर्शियरी ब्रोंकाई के बाद वो गया इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स के बाद वो गया टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद होगा एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट के बाद एक एक्सपेंडेड रीजन है, बताएंगे क्या होता है, उसको एट्रिया बोलते हैं। एट्रिया के बाद वो जाएगा एल्वियोलर सैक में, और एल्वियोलर सैक के बाद वो चला जाएगा एल्वियोलाई में। ठीक है, तो ये रेस्पिरेटरी पैसेजेस है, जो हम लोग एयर को इनहेल किए वो इतने सारे स्ट्रक्चर से होकर गुजरता है, तब फाइनली ये एल्वियोलाई के पास जाकर पहुंचता है। ये एल्वियोलाई क्या है, यही हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस है, यहीं पे जो एयर का एक्सचेंज होता है, या हम लोग बोल सकते हैं जो रेस्पिरेटरी गैसेस है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, उसका यहीं पे एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ठीक है, अब देखो ये जो एट्रिया है, एल्वियोलर सैक है, ये क्या हम बोल रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखें कि ये जो मेरा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है, देखो ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है, ठीक है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। मान लो ये एल्वियोलर डक्ट हो गया, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट के बाद ना ये थोड़ा एक्सपैंड करता है। ठीक है, एक्सपैंड करने के बाद ये और डिवाइड होता है ऐसे करके। फिर उसके बाद यहां पे ये एल्वियोलाई है, देखो देखो हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, ये मेरा एल्वियोलर डक्ट हो गया, जो कि यहां पे लिखा हुआ है एल्वियोलर डक्ट, और इसके बाद ये जो थोड़ा एक्सपेंडेड रीजन है ना, इसका नाम एट्रिया है। क्या नाम है इसका, एट्रिया। ठीक है, और एट्रिया के बाद ये जो आपको दिख रहा है, ये इसका नाम है एल्वियोलर सैक, एल्वियोलर सैक। और ये जो आपको बैलून का जैसा फुला हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, यही है एल्वियोलाई, जो कि हम लोग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स बोलते हैं, जहां पे एक्सचेंज होता है रेस्पिरेटरी गैसेस का। तो ये मेरा हो गया रेस्पिरेटरी पैसेज, जो हम एयर को इनहेल किए वो ये सारे स्ट्रक्चर से गुजरता है, तब फाइनली जाकर एल्वियोलाई में पहुंचता है और गैस का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन दे देता है ब्लड में और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। ये जो एल्वियोलाई है ना, इट इज अ बैलून लाइक स्ट्रक्चर। इसका जो मेम्ब्रेन बहुत थिन होता है और यहाँ पे बहुत सारा ब्लड कैपिलरीज भी प्रेजेंट है, और उन्हीं ब्लड कैपिलरीज के साथ गैस का एक्सचेंज होता है। देखिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं लंग्स का स्ट्रक्चर, लंग्स कैसा दिखता है। देखो, अगर हम लोग लंग्स का बात करें, सबसे पहले तो देख लो लंग्स, ठीक है। अगर मान लो ये हम एक इंसान बनाते हैं, देखो ये जो जगह है ना, ये पूरा जगह, इसको हम लोग बॉडी कैविटी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, बॉडी कैविटी, या इसी को सिलोम के नाम से हम लोग जानते हैं, सिलोम, बॉडी कैविटी। अब यहां पे जो सिलोम है, बॉडी कैविटी है, इसी बॉडी कैविटी के अंदर हमारा जो मेजर ऑर्गन्स है वो सब प्रेजेंट है। तो सबसे पहले आप देखेंगे ना, ये जो बॉडी कैविटी है इसको डिवाइड करता है एक मसल्स। ठीक है,
ये डोम शेप्ड गुंबद का आकार का मसल्स होता है जिसका नाम है डायफ्राग्राम। क्या नाम है? डायफ्राग्राम। और ये डायफ्राग्राम के नीचे वाला स्ट्रक्चर कहलाता है एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी। और ये वाला स्ट्रक्चर कहलाता है थोरेसिस कैविटी। क्या कहलाता है? थोरेसिस कैविटी। तो जो मेरा लंग्स है वो कहां प्रेजेंट है? इस थोरेसिस कैविटी के अंदर। ठीक है, लंग्स कहां प्रेजेंट है? थोरेसिस कैविटी के अंदर। ये एक एयर टाइट चैम्बर होता है। एयर टाइट चैम्बर मतलब कि जो एयर है वो ना तो अंदर आ सकता है ना बाहर जा सकता है। मतलब यहां से अंदर तो हम सांस ले रहे हैं ना, तो वो बताएंगे एक और प्लूरल कैविटी होता है, वहां जा रहा है। ठीक है, लेकिन थोरेसिस कैविटी में नहीं जा रहा है। एयर टाइट चैम्बर, प्लूरल कैविटी और ये थोरेसिस कैविटी, इट इज एयर टाइट चैम्बर। तो होप आपको ये चीज क्लियर होगा। ये डायफ्राग्राम है, ये सेपरेट कर रहा है एब्डोमिनल कैविटी को और थोरेसिस कैविटी को। ठीक है, अब आप देखो इसी थोरेसिस कैविटी में हमारा लंग्स प्रेजेंट है। ये नॉस्ट्रिल्स हो गया, नॉस्ट्रिल से आएगा, नेजल कैविटी आएगा, इंटरनल लेयर्स आएगा, फेरिंग्स आएगा, लैरिंग्स आएगा, ट्रैकिया आएगा। T5 में, थोरेसिस 5 में ये डिवाइड कर जाएगा और ये मेरा राइट लंग्स बन गया, ये मेरा लेफ्ट लंग्स बन गया। इसी थोरेसिस कैविटी में मेरा लंग्स प्रेजेंट है। अब देखो ये लंग्स दिखता कैसा है, कौन कौन सा स्ट्रक्चर लंग्स के पास प्रेजेंट है उसको देखते हैं। देखो ये जो लंग्स है ये जो लंग्स है, ये लंग्स कवर्ड होता है दो लेयर से, या हम लोग बोल सकते हैं दो मेम्ब्रेन है। ठीक है, जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, ये है आउटर मेम्ब्रेन। इसको हम लोग पेराइटल प्लूरा बोलते हैं, पेराइटल प्लूरा। देखो जो लंग्स होता है इट इज कवर्ड बाय टू मेम्ब्रेन जिसको हम लोग प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और जो आउटर वाला स्ट्रक्चर है उसका नाम पेराइटल प्लूरा है, और जो इनर वाला स्ट्रक्चर है, इनर वाला स्ट्रक्चर जो रेड से बना रहे हैं, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ लंग्स, इनर मेम्ब्रेन ऑफ लंग्स। इसका नाम है विसरल प्लूरा, विसरल प्लूरा। और इन दोनों को मिलाकर क्या हो गया? प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन। अब देखो जो लंग्स है, इन दोनों पेराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के बीच का जो स्पेस है इसको बोलते हैं प्लूरल कैविटी। क्या बोलते हैं इसको? प्लूरल कैविटी। ठीक है, और इस प्लूरल कैविटी में फ्लूइड भरा हुआ है। ये प्लूरल कैविटी खाली नहीं है, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। ये प्लूरल कैविटी के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, और इस फ्लूइड का नाम है प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड। ये प्लूरल फ्लूइड क्या काम करता है? तो जो मेरा ये थोरेसिस कैविटी है और प्लूरल कैविटी है, देखो जो पेराइटल लेयर है ना ये अटैच रहता है थोरेसिस कैविटी से, और जो इनर लेयर है वो मेरा लंग्स का कैविटी है, दैट इज पल्मोनरी कैविटी, उसके साथ अटैच रहता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम? जो पेराइटल प्लूरा है वो अटैच रहता है थोरेसिस कैविटी से, मतलब थोरेसिस कैविटी से चिपका हुआ है, और जो मेरा इनर विजरल लेयर है, ये जो लंग्स है, लंग्स को पल्मोनरी बोलते हैं, ये पल्मोनरी कैविटी, पल्मोनरी कैविटी और थोरेसिस कैविटी। इनर विजरल लेयर इज अटैच्ड टू द पल्मोनरी कैविटी एंड द आउटर पेराइटल लेयर इज अटैच्ड टू द थोरेसिस कैविटी।
और उसके बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसका नाम प्लूरल फ्लूइड है। ठीक है, ये दोनों फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। मतलब कि जब हम लोग मान लो ब्रीदिंग कर रहे हैं तो जो मेरा पेराइटल लेयर है और विजरल लेयर है ये दोनों एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करता है। तो स्लाइड करेगा तो क्या होगा, तो फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। उस फ्रिक्शन को कौन रिड्यूस करेगा, ये मेरा जो प्लूरल फ्लूइड है वो रिड्यूस करता है। अब देखो ये मेरा हो गया राइट लंग्स, ये लेफ्ट लंग्स है। अब अगर आप राइट लंग्स को देखें ना तो राइट लंग्स में 3 लोब्स प्रेजेंट रहता है। कैसे ये लोब्स का फॉर्मेशन होता है वो देखेंगे। तो मेरा जो राइट लंग्स है यहां पे प्रेजेंट रहता है हॉरिजॉन्टल एंड ऑब्लिक फिजर्स। अब ये फिजर्स क्या है, तो फिजर्स को आप समझ सकते हैं ये डिमार्केशन है या क्रैक है। मान लो बड़ा बड़ा चट्टान में जो क्रैक आ जाता है ना उसको हम लोग फिजर्स बोलते हैं। ठीक है, जिसको आप बाहर से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये जो मेरा लंग्स है ना, राइट लंग्स में प्रेजेंट है हॉरिजॉन्टल एंड ऑब्लिक फिजर। हॉरिजॉन्टल मतलब ये वाला सीधा लाइन और ऑब्लिक मतलब ये वाला। ठीक है, ये क्या प्रेजेंट है, फिजर्स प्रेजेंट है। देखो ये मेरा हो गया हॉरिजॉन्टल फिजर और ये है ऑब्लिक फिजर। इसीलिए जो मेरा राइट लंग्स है वो 3 लोब में डिवाइड है। इसका नाम है एंटीरियर लोब ऑफ राइट लंग्स, इसका नाम है मिडिल लोब ऑफ राइट लंग्स, राइट लंग्स, और इसका नाम है पोस्टीरियर लोब ऑफ राइट लंग्स। है ना, ये ऊपर है इसलिए एंटीरियर लोब, ये बीच में है इसलिए मिडिल लोब, ये नीचे है इसलिए पोस्टीरियर लोब। अगर हम लोग लेफ्ट लंग्स का बात करेंगे तो सिर्फ यहां पे एक फिजर्स है और ये ऑब्लिक फिजर्स है। ठीक है, ऑब्लिक मतलब क्या समझते हैं आप लोग, टेढ़ा ऑब्लिक। इसीलिए लेफ्ट लंग्स में 2 लोब्स प्रेजेंट है, दैट इज एंटीरियर लोब ऑफ लेफ्ट लंग्स एंड पोस्टीरियर लोब ऑफ लेफ्ट लंग्स। तो याद रखेंगे राइट लंग्स में 3 लोब है, लेफ्ट लंग्स में 2 लोब है। अब देखो ये जो लोब्स है ना, ये लोब्स आगे चलकर बन जाता है सेगमेंट, और सेगमेंट से भी आगे क्या बन जाता है, लोब्यूल्स। मतलब कि लोब्स गिव राइज टू सेगमेंट एंड सेगमेंट गिव राइज टू लोब्यूल्स। अगर आप देखेंगे तो राइट लंग्स में टोटल जो सेगमेंट होता है वो होता है 10 सेगमेंट। राइट लंग्स में प्रेजेंट होता है 10 सेगमेंट, लेफ्ट लंग्स में प्रेजेंट होता है 8 सेगमेंट। तो ये इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखिएगा। राइट लंग्स में 2 फिजर हॉरिजॉन्टल और ऑब्लिक, 3 लोब बन गया, लोब से बनता है सेगमेंट, सेगमेंट से लोब्यूल्स। राइट में 10 लोब्स, लेफ्ट में 8 लोब्स। ठीक है, देखो अगर हम लोग राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स के वेट का बात करें तो एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन में जो राइट लंग्स है वो होता है 625 ग्राम का। ठीक है, और जो लेफ्ट लंग्स है इसका वजन अप्रोक्स होता है 565 ग्राम। एक एडल्ट इंडिविजुअल्स में राइट एंड लेफ्ट लंग्स का जो वजन है, राइट लंग्स 625 ग्राम एंड लेफ्ट लंग्स 565 ग्राम, 565 ग्राम। अब देखो हम लोग क्या देखे, हम लोग रेस्पिरेटरी पैसेजेस का फ्लो चार्ट देखे। ठीक है, और वहां पे जो एल्व्यूलाई प्रेजेंट है, ये एल्व्यूलाई मेन साइट है किसका, गैसियस एक्सचेंज होने का, मेन साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज। तो ये मेरा जो फीचर्स है लंग्स का वो आपको यहां पे दिखाया है। लंग्स इज कवर्ड बाय अ 2 मेम्ब्रेन कॉल्ड एज प्लूरल मेम्ब्रेन। आउटर प्लूरा इज कॉल्ड पेराइटल प्लूरा एंड इनर प्लूरा इज कॉल्ड विजरल प्लूरा, और उसके बीच के स्पेस को प्लूरल कैविटी बोलते हैं जहां पे प्रेजेंट है प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, राइट लंग्स में प्रेजेंट है 2 फिजर्स, एक हॉरिजॉन्टल एक ऑब्लिक फिजर, जो कि लोब्स में डिवाइड कर रहा है। राइट लंग्स में 3 लोब्स है, लेफ्ट लंग्स में 2 लोब्स है।
लोब्स गिव राइज टू सेगमेंट एंड सेगमेंट गिव राइज टू लॉब्यूल्स। राइट लंग्स में टोटल 10 सेगमेंट, लेफ्ट लंग्स में टोटल 8 सेगमेंट। अब आप देखेंगे ना, जो हम लोगों का राइट लंग्स है ये थोड़ा छोटा होता है। क्या बोल रहे हैं सुनिएगा, जो हम लोगों का राइट लंग्स है वो थोड़ा छोटा होता है एज कंपेयर टू लेफ्ट लंग्स, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा जगह लीवर को भी देना है। ठीक है, जो मेरा ये रीजन है, यहाँ पे लीवर भी प्रेजेंट है हमारे राइट साइड में। तो क्या बोल रहे हैं, जो राइट लंग्स है वो एज कंपेयर टू लेफ्ट लंग थोड़ा छोटा होता है। और देखो ये जो लेफ्ट लंग है ना, ये बड़ा तो होगा लेकिन एज कंपेयर टू राइट लंग ये नैरो होता है। ठीक है, एक बार और सुनिएगा, राइट लंग्स एज कंपेयर टू लेफ्ट लंग थोड़ा छोटा होता है, अप्रोक्स 2.5 सेंटीमीटर शॉर्टर होता है एज कंपेयर टू लेफ्ट लंग, क्योंकि वहां पे लीवर को भी जगह देना है। और जो मेरा लेफ्ट लंग्स है वो इससे लंबा तो है, बड़ा तो है, लेकिन नैरो होता है, पतला होता है। क्यों? क्योंकि यहां पे दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है हार्ट। क्या प्रेजेंट होता है? हार्ट। और ये जो हार्ट है ना, ये जो हार्ट का बेस, ये एपेक्स है, ये जो हार्ट का एपेक्स है, इसका जो एपेक्स है इट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। और इसीलिए यहां पे एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन भी होता है। क्यों ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है? क्योंकि जो हार्ट है ना वो यहाँ पे ऐसे घुसा हुआ है। लेफ्ट लंग्स में जो हार्ट है वो थोड़ा टिल्टेड है, घुसा हुआ है थोड़ा। इसको, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कार्डियक नॉच बोलते हैं, कार्डियक नॉच। और दो लंग्स के बीच में जहां पे ये हार्ट प्रेजेंट है उस जगह का नाम है मीडिया स्टेनम। इस जगह का नाम है मीडिया स्टेनम, मीडिया स्टेनम। अब देखिए, अगर आप लंग्स को देखेंगे तो लंग्स के बारे में आप देखेंगे ना कि देखो जो लंग्स का वेंट्रल साइड है, ये वेंट्रल, आगे वाला वेंट्रल होता है, पीछे वाला डॉर्सल होता है। देखिए हम दिखाते हैं बनाकर। देखो अगर हम कोई आदमी को देखें तो इसका जो आगे वाला पोर्शन है, मतलब ये साइड, ये कहलाता है वेंट्रल साइड और ये कहलाता है डॉर्सल साइड, डॉर्सल साइड। अगर आप देखेंगे ना तो जो मेरा लंग्स है वो वेंट्रल साइड, वेंट्रली जो लंग्स है वो अटैच है स्टर्नम से। ये स्टर्नम क्या है? तो जो आपका ये सामने वाला बोन जो आपको दिख रहा है ये स्टर्नम है। और डॉर्सली जो लंग्स है वो अटैच है वर्टेब्रल कॉलम से, वर्टेब्रल कॉलम से। और लैटरली जो लंग्स है वो अटैच होता है रिब्स से। मतलब अगर हम आपको फोटो बना के दिखाए ना तो कुछ ऐसा बनेगा। मान लो देखो ये क्या है, सिलोम है, बॉडी कैविटी है, यहां पे प्रेजेंट है लंग्स। देखो ये लंग्स है, दिस इज राइट लंग्स एंड दिस इज लेफ्ट लंग्स। अब लंग्स का जो इनर लेयर है ये हो गया विजरल लेयर, ठीक है, जो मेरा लंग्स के मेम्ब्रेन से अटैच है। और इसका जो आउटर लेयर होगा ये हो गया मान लो पेराइटल लेयर। क्या बोल रहे हैं? देखो ये मेरा राइट लंग्स, ये मेरा लेफ्ट लंग्स, ठीक है। ये विजरल प्लूरा, विजरल प्लूरा, ये पेराइटल प्लूरा, पेराइटल प्लूरा, बीच में प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। अब देखो अगर हम इसका डॉर्सल साइड बात करें, यानी कि इसका पीछे साइड बात करें, तो मान लो ये एक दिखा दिए वर्टेब्रल कॉलम, दिस इज अ वर्टेब्रल कॉलम, वर्टेब्रल कॉलम। और अगर हम लोग आगे वेंट्रल साइड बात करें तो यहां पे मान लो ये क्या है, स्टर्नम बोन है। क्या है ये? स्टर्नम, स्टर्नम बोन। अब देखो यानी कि जो लंग्स है इट इज वेंट्रली अटैच टू द स्टर्नम, डोर्सली टू द वर्टेब्रल कॉलम, यानी कि आगे साइड से स्टर्नम, पीछे साइड से वर्टेब्रल कॉलम। और जो मेरा लेटरल साइड हुआ, मतलब ये साइड वाला, ये पोर्शन लेटरल साइड, ये अटैच है रिब्स से। तभी ना आप लोग देखेंगे यहां पे क्या आ जाएगा, ऐसे करके देखो रिब केज होता है ना,
ये बन गया। मतलब आप ये क्या है ना, मान लो ये आदमी है, इसको हम यहां से काट दिए, यहां से ऐसा करके काट दिए, ठीक है। ये आदमी है, इसको यहां से ऐसा काट दिए और फिर ऐसे झांक के देखे, ऐसे काट दिए और ऊपर से झांक के देखे तो हम लोग को ऐसा दिखेगा, राइट लंग्स, लेफ्ट लंग्स, पीछे वर्टेब्रल कॉलम, आगे स्टर्नम और ये मेरा रिब केज। तो यही आपको बताना चाह रहे थे कि लंग्स वेंट्रली अटैच टू द स्टर्नम, डॉर्सली टू द वर्टेब्रल कॉलम एंड लैटरली टू द रिब्स। अब देखो इसके बाद फ्लो चार्ट, इसका फ्लो चार्ट, तो रेस्पिरेटरी पैसेजेस का, रेस्पिरेटरी पैसेज, ठीक है। फ्लो चार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज शोइंग द इनफ्लो ऑफ एयर। मतलब हम लोग इनहेलेशन किए तो जो एयर है वो कैसे कैसे होकर एल्वियोलाई के पास पहुंचा वो दिखाना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम लोग को पता है नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल के बाद नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के बाद इंटरनल लेयर्स, इंटरनल लेयर्स के बाद नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स के बाद ग्लॉटिस, ब्रैकेट में लिख देते हैं ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट, एट्रिया, एल्वियोलर सैक और फाइनली एल्वियोलाई। तो ये मेरा पैसेज ऑफ एयर है ना, जो हम लोग सांस लिए तो वो किस रास्ते से एयर अंदर जाएगा वो सारा स्ट्रक्चर है। देखो नॉस्ट्रिल से लेकर के, नॉस्ट्रिल से लेकर के ये जो मेरा ब्रोंक्यूल्स है यहां तक कहलाता है कंडक्टिंग पार्ट। क्या कहलाता है? कंडक्टिंग पार्ट, ठीक है। क्योंकि इसको कंडक्टिंग पार्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग एयर को इनहेल किए, एयर पहले गया नॉस्ट्रिल में, नॉस्ट्रिल से नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी में प्रेजेंट है म्यूकस जो कि सारा डस्ट को ट्रैप कर लिया और जो मेरा प्योर एयर है वो आगे बढ़ा। एयर गया इंटरनल लेयर्स में, नेजोफेरिंग्स में, ग्लॉटिस में, ट्रैकिया में, प्राइमरी ब्रोंकाई में, सेकेंडरी ब्रोंकाई में, टर्शियरी ब्रोंकाई में, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में एयर गया। अब देखो यहां पे कोई भी रेस्पिरेशन का काम नहीं हो रहा है, मतलब गैसियस एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं। लेकिन इसके बाद एल्वियोलर डक्ट, एट्रिया, एल्वियोलर सैक और एल्वियोलाई, इसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी पार्ट, रेस्पिरेटरी पार्ट। क्योंकि यहां पे एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस होता है, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस होता है। तो आप लोग यहां पे जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उसको दो कैटेगरी में बांट लिए, एक कंडक्टिंग पार्ट, एक रेस्पिरेटरी पार्ट, ठीक है। अब देखो इसमें से जो एल्वियोलाई है ना, यही मेन साइट है, दिस इज द मेन साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज, मेन साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज। क्योंकि इसका मेम्ब्रेन बहुत थिन होता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, हम लोग सांस लिए, हवा अंदर गया, ये फूल जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है, एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में गैस का एक्सचेंज होता है। एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरीज में गया ऑक्सीजन और ब्लड कैपिलरी से एल्वियोलाई में आया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देखो आगे क्या क्या स्टेप्स है ब्रीदिंग का। नेक्स्ट जो मेरा हेडिंग है स्टेप्स ऑफ ब्रीदिंग।
स्टेप्स ऑफ ब्रीदिंग। देखो सबसे पहला स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन बोलेंगे ना, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। देखो जो सबसे पहला स्टेप है वो तो ब्रीदिंग ही है। ब्रीदिंग मतलब क्या पढ़े थे हम लोग कि इनहेलेशन ऑफ O2, इनहेलेशन ऑफ O2 एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2। अब देखो हम लोग एयर को इनहेल कर लिए, ऑक्सीजन को इनहेल कर लिए। अब क्या होगा, वो जो मेरा एयर है ना वो एल्वियोलाई में चला जाएगा और एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा। यानी कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरीज, एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरीज। इसके बाद जब गैस का एक्सचेंज हो गया एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में, तो जो मेरा गैस है वो ब्लड में पहुंच गया। अब उस गैस का ट्रांसपोर्ट होगा, यानी कि जो नेक्स्ट स्टेप है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ये गैस कहां जाना चाह रहा है, ये जो मेरा ऑक्सीजन है वो कहां जाना चाह रहा है, वो टिश्यूज के पास जाना चाह रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड कैपिलरीज, बिटवीन ब्लड कैपिलरीज एंड टिश्यू। ठीक है, अब देखो जो मेरा ऑक्सीजन गैस है वो टिश्यू के पास पहुंच गया। अब क्या होगा, अब होगा रेस्पिरेशन, है ना। हम लोग जो फूड खाए हैं ग्लूकोज, वो भी ब्लड के थ्रू टिश्यूज के पास पहुंच गया, ऑक्सीजन भी पहुंच गया। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, यूटिलाइजेशन ऑफ O2, यूटिलाइजेशन ऑफ O2। मतलब कि जो O2 टिश्यूज के पास पहुंचा, वो जो मेरा ग्लूकोज है उसको ब्रेक डाउन करेगा और बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। और ये जो एनर्जी रिलीज हुआ ना, इसी को मेरा बॉडी यूटिलाइज करेगा, यूटिलाइजेस बाय बॉडी। ठीक है, जो भी बॉडी एक्टिविटीज है उसको परफॉर्म करने के लिए उसको यूटिलाइज होगा। ये जो 6CO2, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या हो जाएगा, ये वापस से जो मेरा ब्लड है इसको ले लेगा, है ना। जैसे टिश्यूज और ब्लड के बीच में एक्सचेंज होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस से टिश्यूज से ब्लड में चला जाएगा और उस कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड लेके चला जाएगा एल्वियोलाई में, और हम लोग एक्सहेलेशन कर देंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, है ना। अगर ये बॉडी में ज्यादा हो गया तो ये टॉक्सिक होता है, इसका एक्सहेलेशन या इसका एक्सक्रीशन जरूरी है, इसको बाहर निकालना, रिमूव करना बॉडी से जरूरी है। ठीक है, ये ग्लूकोज है जो हम लोग एज अ फूड इंटेक किए, ये O2 है। कहां से आया ये ऑक्सीजन, तो इनहेलेशन से आया, हम लोग सांस लिए इनहेलेशन से आया। तो ये सारा स्टेप्स होता है रेस्पिरेशन का। ठीक है, आप लोग देखेंगे ये जो मेरा स्टेप्स है ना, इसको हम लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये जो मेरा स्टेप्स है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड कैपिलरीज एंड टिश्यूज, इसको हम लोग इंटरनल रेस्पिरेशन के भी नाम से जानते हैं। और फाइनली जो कि मेरा सेल के अंदर इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, इसको हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, क्योंकि ये सारा काम कहां हो रहा है, सेल के अंदर हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन। होप आपको ये सारा स्टेप्स समझ आया है। हम लोग आने वाले वीडियो में इसको और अच्छे से देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और मतलब सारा स्टेप्स को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग देख लिए रेस्पिरेटरी पैसेज, लंग्स को हम लोग देख लिए और स्टेप्स ऑफ ब्रीदिंग देख लिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक्स ऑल।